31 अक्टूबर 1984 सुबह के करीब 9 बजे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तेज कदमों के साथ अपने सरकारी आवास एक सफदरजंग रोड से निकलकर उसी परिसर के एक दूसरे बंगले एक अकबर रोड की तरफ बढ़ रही थी, जहां उनका ब्रिटिश एक्टर डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव के साथ इंटरव्यू शेड्यूल था। एक अकबर रोड एक सफदरजंग रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, इसलिए इंदिरा गांधी वहां तक पैदल ही जा रही थी। उनके साथ साथ कांस्टेबल नारायण सिंह, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल और पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन भी चल रहे थे। वो कुछ ही देर में संतरी बूथ के पास पहुंच गई, जहां उन्हें उनकी सुरक्षा में 10 साल से तैनात उनका सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड बेअंत सिंह दिखा, जिसे देखते ही इंदिरा गांधी ने हर रोज की तरह मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। लेकिन बदले में आज उसने कुछ नहीं कहा। अगले ही पल अपनी मौत से अनजान इंदिरा गांधी ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, बेअंत सिंह ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर से एक के बाद एक 3 गोलियां इंदिरा गांधी पर दाग दी। वो तुरंत खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक दूसरे गार्ड सतवंत सिंह ने भी अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन से उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इंदिरा गांधी को पूरी 33 गोलियां मारी गई, जिनमें से 30 गोलियां उन्हें लगी। 23 गोलियां उनके शरीर से आर पार हो गई, जबकि 7 गोलियां उनके शरीर के अंदर ही रह गई। चंद सेकंड्स में उनका शरीर छलनी हो गया था, लेकिन इतनी गोलियों के बाद भी उनकी सांसें चल रही थी। इसलिए उनके सहयोगियों ने उन्हें तुरंत एम्स पहुंचाया, जहां वो करीब 4 घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। लेकिन अफसोस वही हुआ जिसका अंदेशा इंदिरा गांधी को पहले ही हो चुका था। उन्होंने एक दिन पहले ही उड़ीसा में अपनी स्पीच में कहा था कि आज मैं जिंदा हूँ पर शायद कल ना रहूं। मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूं या ना रहूं। मैंने एक लंबी जिंदगी जी है और मुझे गर्व है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में बिताई है। मैं यूं ही अपनी आखिरी सांस तक सेवा करती रहूंगी और मेरे खून की हर एक बूंद भारत की एकता को मजबूत बनाएगी। इंदिरा गांधी का एक एक शब्द सच हो चुका था। ये स्पीच उनकी आखिरी स्पीच बन चुकी थी। उन्हें देश के बेस्ट डॉक्टर्स भी नहीं बचा सके। उनकी मौत की खबर से पूरा देश सन्न था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस में जल्द ही पूरा देश सिख विरोधी दंगों से जल उठा। तो आइए जानते हैं इंदिरा गांधी की हत्या की पूरी कहानी। आखिर उनकी ही सुरक्षा में तैनात 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या क्यों की, और आखिर इंटेलिजेंस एजेंसी के आगाह करने के बावजूद इंदिरा गांधी ने उन बॉडीगार्ड्स को क्यों नहीं बदला था। कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। Indira Gandhi was assassinated by her own security guards. It happened in the aftermath of the Golden Temple being stormed in Operation Blue Star. He raised the revolver. He says, "Are Beant Singh ye kya?" And he says, "Yeah, Gautam Samda Badala." He shoots her 3 times, and Satwant Singh starts firing from his pen gun, and then Beant Singh continues firing. I said, this is the easiest and the surest way of Mrs. Gandhi getting assassinated. Satwant Singh and Beant Singh and masterminded by Kehar Singh in wake of the Operation Blue Star changed the course of contemporary politics. We regret to announce the death of the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। उस समय कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता सालों से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की हसरत पाले बैठे थे, लेकिन इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बन जाने से उनकी ये हसरत महज एक सपना बनकर रह गई। उस समय इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में काफी इनएक्सपीरियंस थी और ज्यादातर फैसले लेने के लिए उन्हें अपने सहयोगियों का सहारा लेना पड़ता था। ऐसे में उन्हें विरोधियों द्वारा खूब क्रिटिसाइज किया जाता और उन्हें पॉलिटिक्स के लिए अनफिट करार देते हुए तरह तरह के उपनाम दे दिए गए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि यदि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो आपको ओडू को जरूर देखना चाहिए। आपकी इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री और वेबसाइट क्रिएशन जैसी चीजों को मैनेज करने में ओडू आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। यह एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस को स्मार्ट और एफिशिएंट बनाने में मदद करता है। ओडू आपके फाइनेंसेस को ट्रैक करता है और आपके इनवॉइसिंग प्रोसेस को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। ओडू के साथ इनवॉइसिंग बनाना बहुत आसान है। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके odoo.com पर जाए और इनवॉइस ऐप को सेलेक्ट करें। फिर एक जनरल रजिस्ट्रेशन पूरी करें और कस्टमर इनवॉइस पर क्लिक करके अपनी पहली इनवॉइस जनरेट करें।
इसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे कस्टमर डिटेल्स, इनवॉइस डेट और फिर अपने प्रोडक्ट्स और उनकी प्राइसिंग। इसके बाद इनवॉइस लेआउट सेलेक्ट करें और बस अब आप इसे सीधे अपने क्लाइंट्स को मेल कर सकते हैं। साथ ही डैशबोर्ड पर आपको पेड और अनपेड इनवॉइसेस का स्टेटस भी मिल जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ओडू का एक ऐप लाइफ टाइम फ्री है, जिसके साथ आपको होस्टिंग और सपोर्ट भी मुफ्त में मिलता है। तो अगर आप भी फास्ट और प्रोफेशनल इनवॉइसिंग सिस्टम की तलाश में हैं, तो ओडू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। उस समय भारत भी कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा था। कई सालों से बारिश न होने की वजह से देश अकाल की चपेट में था और लोग भूखमरी के कारण अपनी जान गंवा रहे थे। कुछ महीने पहले ही 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध खत्म करके अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन इसी बीच चाइना आए दिन भारत को कमजोर आंख दिखाता रहता था। ऐसे में इंदिरा गांधी को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। जहां उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भारत की स्थिति मजबूत करनी थी, तो वहीं उन्हें अपने विरोधियों से मिली कमजोर नेता की छवि को बदलकर भारत को भुखमरी और गरीबी जैसी समस्याओं से बाहर निकालकर विकास की पटरी पर लाना था। एक साल बाद 1967 में देश में जनरल इलेक्शंस हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के गुटों में बटे होने की वजह से पिछली बार के मुकाबले 78 सीटें कम मिली और कांग्रेस को केवल 283 सीटों पर सिमटना पड़ा। इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि उन्हें सबसे पहले पार्टी के अंदर सिंडिकेट बनाकर बैठे नेताओं को ठिकाने लगाना होगा। अगले कुछ सालों में उन्होंने ऐसा ही किया और सभी को बैकफुट पर लाकर कांग्रेस की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। इस बीच उन्होंने देश के विकास के लिए कुछ ऐसे मजबूत कदम उठाए जो आगे चलकर मास्टर स्ट्रोक साबित हुए। फूड ग्रेन्स की डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने न केवल एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को तरह तरह के प्रयोग करने की छूट दी, बल्कि किसानों को विदेश से मंगाए गए एडवांस वैरायटी के बीजों की खेती करने के लिए इंसेंटिव्स भी दिए। इससे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन काफी सक्सेसफुल साबित हुआ और भारत फूड डेफिसिट से बाहर आने में सफल रहा। उनकी पहल पर ही देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद 1969 में उन्होंने देश में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाइयों को पाटने और बैंकिंग की सुविधा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए देश के 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। उनके इस फैसले का जब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने विरोध किया, तो उन्होंने देसाई को डिसमिस करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर की भी कमान अपने हाथों में ले ली। इंदिरा गांधी के बढ़ते हुए कदम यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अगले कुछ सालों में अपने साहसिक फैसलों से अपने सभी क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया। इस दौरान देश में प्रिवी पर्स को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। दरअसल आजादी के समय जिन प्रिंसली स्टेट्स के शासकों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर इंडिया में शामिल होने का एग्रीमेंट किया था, इंडियन गवर्नमेंट उनकी फैमिलीज को प्रिवी पर्स के रूप में एनुअल फाइनेंशियल एड देती थी। ये एक तय रकम थी जो हर साल उन रूलर्स के फैमिली मेंबर्स को मिलती थी। लेकिन इंदिरा गांधी की नजर में ये एक स्पेशल प्रिविलेज था जो भारत के प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस से मेल नहीं खाता था। उनका मानना था कि रॉयल फैमिलीज पर बेवजह पैसे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही पर्याप्त एसेट्स और सुख सुविधाएं थी। वो इन पैसों का इस्तेमाल देश के गरीबों के लिए करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इसे हटाने की कोशिश की। लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हुई, तो 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन में 26th अमेंडमेंट के जरिए प्रिवी पर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इसके बाद मार्च 1971 में जनरल इलेक्शंस हुए, जिसमें उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे के साथ इलेक्शन लड़ा और अपने दम पर 352 सीट्स जीतकर ये साबित कर दिया कि वो अब लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाली हैं। इसके कुछ महीने बाद उनकी लीडरशिप में भारत ने दिसंबर 1971 में इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान को मात्र 13 दिनों के भीतर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। 3 साल बाद 1974 में उन्होंने एक और ब्रेव स्टेप लेते हुए कई देशों के विरोध के बावजूद न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत को काफी मजबूत बना दिया। अपने बेबाक डिसीजंस और शानदार पॉलिसीज के कारण मात्र 5 सालों में इंदिरा गांधी ने गूंगी गुड़िया वाली छवि को पीछे छोड़कर अपनी आइडेंटिटी आयरन लेडी के रूप में स्थापित कर ली थी।
यहाँ से उनका ऑथोरिटेरियन फेज शुरू हो चुका था, जिसके चलते देश को इमरजेंसी तक का सामना करना पड़ा। दरअसल इंदिरा गांधी ने 1971 में रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन उनके ओपोनेंट ने उन पर चुनाव में सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसे सही मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सांसदी को अवैध करार देकर अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। जब इस फैसले को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक तो नहीं लगाई, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दे दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अंतिम फैसला आने तक इंदिरा गांधी बतौर सांसद किसी भी तरह का मतदान नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विपक्ष द्वारा जमकर विरोध हुआ। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया, जिसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया और स्टूडेंट से लेकर विपक्ष तक सब एकजुट हो गए। इसके अलावा उस दौरान देश में रेलवे स्ट्राइक्स, राइजिंग इन्फ्लेशन, क्रंचिंग इकोनॉमी और सरकारी घोटालों ने भी इंदिरा गांधी की कुर्सी को खतरे में डाल रखा था। जब इंदिरा गांधी को लगने लगा कि वो पावर लूज कर सकती हैं, तो उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर तानाशाही रूप अख्तियार करते हुए 25 जून 1975 की आधी रात को देश में इमरजेंसी लगा दी। एक झटके में लोगों से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए और देश में डेमोक्रेसी को डिसॉल्व करते हुए विरोध में उठने वाली सभी आवाजों को दबाया जाने लगा। भारत में यह स्थिति करीब 2 सालों तक चली। इसके बाद 1977 में चुनाव हुए, जिनमें देश की जनता ने इंदिरा गांधी को नकार दिया और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस को पंजाब में भी जबरदस्त हार मिली और यहाँ प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल की जीत हुई। इस हार और कड़े विरोध के बावजूद वो मजबूत बनी रही और अपने हार के कारणों को एनालाइज करना शुरू कर दिया। ऐसे में कांग्रेस ने पंजाब में हारी बाजी को जीत में पलटने के लिए वही के एक लोकल प्रीचर जरनैल सिंह भिंडरावाले का सहारा लिया। भिंडरावाले ने 3 सालों तक मेहनत की और लोगों के बीच जाकर पंजाब में कांग्रेस के लिए जीत का रास्ता बनाया। इसके बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1980 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की। अपनी हार से परेशान शिरोमणि अकाली दल अपने पुराने मुद्दों को उठाते हुए पंजाब की संस्कृति, भाषा और विशेष अधिकारों को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से पंजाब के लिए अधिक ऑटोनॉमी की मांग करने लगा। अकाली दल की ये मांग कांग्रेस के मोहरे जरनैल सिंह भिंडरावाले को भी भा गई और उसने इसे पंजाब की पॉलिटिक्स में अपने आप को स्टैब्लिश करने के एक मौके के रूप में देखा। इसलिए उसने भी अपने समर्थकों के साथ अकाली दल की मांगों को सरकार के सामने जोरदार तरीके से उठाना शुरू कर दिया। जहां अकाली दल दायरे में रहकर अपनी बात रख रहा था, तो वही भिंडरावाले का तरीका सख्त था। धीरे धीरे इस मुद्दे को हवा मिलती गई, जिससे कुछ ही सालों में पंजाब में मिलिटेंसी चरम पर पहुंच गई। सिख कम्युनिटी की सबसे पवित्र जगह गोल्डन टेम्पल में एक्सट्रीमिस्ट धीरे धीरे वेपनरी इकट्ठा करके वहीं से अपने ग्रुप को ऑपरेट करने लगे। इससे पंजाब में हिंसा काफी बढ़ गई थी, जिसे इंदिरा गांधी जल्द से जल्द शांत करना चाहती थी। इसलिए गोल्डन टेम्पल को एक्सट्रीमिस्ट से फ्री कराने के लिए इंदिरा गांधी के ऑर्डर पर जून 1984 में आर्मी का ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसकर कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों में उसे एक्सट्रीमिस्ट से फ्री कर दिया। इस ऑपरेशन में एक्सट्रीमिस्ट समेत सैकड़ों लोग मारे गए और साथ ही गोल्डन टेम्पल का एक हिस्सा अकाल तख्त बुरी तरह से डैमेज हो गया। भले ही ये ऑपरेशन वहाँ से एक्सट्रीमिस्ट को हटाने के लिए हुआ था, लेकिन गोल्डन टेम्पल में सेना की इस कार्रवाई से सिख कम्युनिटी इंदिरा गांधी से काफी नाराज हो गई थी। सिख कम्युनिटी ने इसे अपने रिलीजियस बिलीफ और कल्चर पर हमले की तरह देखा। तब शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस इंसिडेंट ने आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़े हादसों और दंगों की नींव रख दी थी। इंदिरा गांधी को भी सिखों की नाराजगी का पता था, इसलिए उन्होंने उनके गुस्से को दूर करने की काफी कोशिशें की। उन्होंने कई बार सिख कम्युनिटी के बड़े नेताओं से बातचीत कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कई बार पब्लिक स्टेज से भी साफ किया कि ये कार्रवाई केवल मिलिटेंसी के खिलाफ थी। उन्होंने सिख समुदाय के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि वो सिख धर्म का बेहद सम्मान करती हैं।
लेकिन इसके बावजूद वो सिखों का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। इस दौरान उन्हें कई बार सिख एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा डेथ थ्रेट्स भी मिलने लगी थी। खतरे को ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन्हें कई बार उनकी सिक्योरिटी से सिख लोगों को हटाने की गुजारिश की, लेकिन हर बार उन्होंने इससे इनकार कर दिया। वो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहती थी और ऐसा करने से कहीं न कहीं सिख लोगों में गलत संदेश भी जाता। इसके अलावा उन्हें अपने सिख गार्ड्स पर काफी भरोसा था जो सालों से उनकी सुरक्षा में तैनात थे। इनमें से ही एक बेअंत सिंह पिछले 10 सालों से उनकी सुरक्षा में था और वो इंदिरा गांधी के फेवरेट बॉडीगार्ड्स में से एक था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कई महीने बाद जब इंदिरा गांधी सफदरजंग के लॉन में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रही थी, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आपको अब भी सिख सिक्योरिटी गार्ड्स पर भरोसा है। इसी दौरान बेअंत सिंह वहां से गुजर रहा था। इंदिरा गांधी ने बेअंत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरे आसपास ऐसे सिख हैं तो मुझे किसी से क्या खतरा हो सकता है। इंदिरा गांधी को तब कहाँ पता था कि जिसे वो अपना अंग रक्षक समझ रही हैं, वही उनकी हत्या करने वाला है। बेअंत सिंह ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले तक बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन इस ऑपरेशन से उसे भी गहरा धक्का लगा था और उसकी थिंकिंग और बिहेवियर में अचानक काफी चेंज आ गया था। इसके बाद वो अक्सर अपने अंकल केहर सिंह के साथ मोती बाग के गुरुद्वारे जाने लगा। जुलाई में एक दिन वो गुरुद्वारे में विराग कथा सुन रहा था। वो कथा में इतना खो गया कि भावुक होकर अचानक से रोने लगा। तब उसके अंकल केहर सिंह ने उससे कहा, रो मत, बदला ले। यहाँ केहर सिंह का इशारा इंदिरा गांधी से बदला लेने की तरफ था। यहीं से पूरी कहानी एकदम से बदल गई और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए बेअंत के दिमाग में इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल घर कर गया। शुरुआत में उसने ये बात सिर्फ केहर सिंह और अपने बीच ही रखी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने इस प्लानिंग को प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही तैनात अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह से शेयर किया और कहा कि वो 15 अगस्त से पहले ही इंदिरा गांधी की हत्या करना चाहता है। बेअंत इस प्लान में अमरजीत को अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आया। अमरजीत के झांसे में न आने से बेअंत कोई ठोस प्लान नहीं बना पाया था। उसने जब ये बात अपने अंकल केहर सिंह को बताई तो उसने उसे कोई ऐसा भरोसेमंद साथी तलाश करने को कहा जो बिना डगमगाए इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में उसकी मदद कर सके। कुछ दिन बाद बेअंत की तलाश इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात बलबीर सिंह पर जाकर खत्म हुई। दोनों ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी से बदला लेना चाहते थे, इसलिए दोनों में जल्दी ही दोस्ती हो गई। दोनों जल्दी ही कुछ करना चाहते थे, लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते तक कोई पक्का प्लान नहीं बन पाया। उसी दौरान एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने दोनों के इरादों को एकदम पक्का कर दिया। उस दिन बलबीर सिंह जब पीएम हाउस में अपनी ड्यूटी पर था, तभी दोपहर में उसे एक बाज दिखाई दिया जो उड़ता हुआ पीएम हाउस में आकर एक पेड़ पर बैठ गया। उसे देखते ही बलबीर की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने एक्साइटमेंट में तुरंत बेअंत को बुलाकर वो बाज दिखाया। दरअसल बाज का रिश्ता सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से है, इसलिए सिख कम्युनिटी के लोग बाज को काफी शुभ मानते हैं। ऐसे में दोनों को लगा कि बाज उनके लिए कोई संदेश लेकर आया है। इसके बाद दोनों ने मिलकर तय किया कि उन्हें गुरु के आदेश का पालन करते हुए जल्द ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना होगा। दोनों ने तुरंत वही अरदास की और एक ठोस प्लान बनाने में जुट गए। अक्टूबर के सेकंड वीक तक बेअंत सिंह इंदिरा गांधी की हत्या की तैयारी कर चुका था। 14 अक्टूबर को वो कुर्ता पजामा पहनकर केहर सिंह के घर गया, जहां से दोनों मोती बाग और फिर आर.के. पुरम सेक्टर 6 के गुरुद्वारे पहुंचे। वहां बेअंत ने अमृत पान किया और प्रायश्चित के तौर पर गुरुद्वारे में झाड़ू भी लगाई, क्योंकि उसने बचपन में सिख धर्म के नियमों का अच्छे से पालन नहीं किया था। 3 दिन बाद उसने अपनी पत्नी बिमल कौर को सिसगंज साहिब गुरुद्वारा ले जाकर अमृत पान करवाया और वहां उसके पूरे परिवार ने अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद 17 अक्टूबर को अपनी ड्यूटी के दौरान बेअंत ने इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात सतवंत सिंह को भड़काना शुरू किया, जिसने कुछ महीने पहले ही यहाँ ड्यूटी शुरू की थी। बेअंत बाथरूम में अपनी पगड़ी बांध रहा था कि तभी वहाँ सतवंत आ गया। उसे देखकर बेअंत ने कहा कि आजकल पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे सिख बहुत गुस्से में हैं। इन सब के लिए इंदिरा गांधी जिम्मेदार हैं और उन्हें इसका हर्जाना अपनी जान देकर चुकाना होगा। उसकी बात से सतवंत सिंह पूरी तरह से राजी था। उसके अंदर भी ऐसी ही आग देखकर बेअंत ने मन बना लिया कि हमले के लिए उसका सबसे बेहतर साथी सतवंत ही होगा। उसी दिन बेअंत ने उसको भी इस प्लानिंग में शामिल होने के लिए राजी कर लिया और फिर उसकी मुलाकात केहर सिंह से करवाई।
3 दिन बाद 20 अक्टूबर को बेअंत अपने पूरे परिवार और कहर सिंह के साथ अमृतसर पहुंचा। अगले दिन सबने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अकाल तख्त के दर्शन किए। उस दिन सतवंत को भी यहाँ पहुँचना था, लेकिन वो नहीं आया। बेअंत को शक हुआ कि सतवंत भी कहीं आखिरी वक्त में धोखा ना दे दे। कुछ दिनों बाद जब वो वापस दिल्ली पहुँचा तो उसने सतवंत से गुस्से में कहा कि अगर तूने धोखा दिया तो मैं तुझे ही गोली मार दूंगा। बेअंत पर अब काम को अंजाम देने का जुनून सवार था। उसने इंदिरा गांधी की हत्या के लिए 31 अक्टूबर का दिन चुना। हमले से एक दिन पहले 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा में थी। उसी दिन उन्होंने यहाँ एक चुनावी भाषण दिया, जिसमें अचानक से वो कहने लगी कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें अपने अंतिम समय का आभास हो चुका था। चूँकि 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी अपने सरकारी आवास पर नहीं थी, इसलिए सतवंत और बेअंत ने बड़ी चालाकी से अगले दिन के लिए अपनी ड्यूटी सेंट्री बूथ के पास करवा ली। उन्होंने हमले के लिए इसी जगह का प्लान बनाया था। इस जगह के पास में ही बाथरूम था, इसलिए सतवंत ने यहाँ सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल किशन लाल से पेट खराब होने का बहाना बनाकर उससे अपनी जगह बदल ली। बेअंत सिंह ने भी उस दिन सुबह की ड्यूटी के लिए SI जय नारायण से अपनी ड्यूटी एक्सचेंज कर ली। दोनों की योजना पूरी तरह से उनके हिसाब से काम कर रही थी। अब उन्हें बस अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए अगले दिन का इंतजार था। ओडिशा में जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर की रात दिल्ली लौट चुकी थी। अगले दिन 31 अक्टूबर की सुबह उनका ब्रिटिश एक्टर डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव के साथ इंटरव्यू था, जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। इंटरव्यू उनके सरकारी आवास एक सफदरजंग रोड के ही एक दूसरे बंगले एक अकबर रोड में था, जो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लोकेटेड था। अगले दिन की सुबह करीब 8 बजे इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी RK धवन उन्हें रिसीव करने पहुंच चुके थे, लेकिन अब तक इंदिरा गांधी तैयार नहीं हो पाई थी, इसलिए इसमें 1 घंटे का और समय लग गया। 9 बज चुके थे और अब तक इंटरव्यू की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। चंद मिनटों बाद इंदिरा गांधी इंटरव्यू के लिए एक अकबर रोड की तरफ बढ़ने लगी। पर्सनल सेक्रेटरी RK धवन के अलावा कांस्टेबल नारायण सिंह और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल भी उनके साथ चल रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर ही इंदिरा गांधी ने वहां से एक वेटर को हाथ में एक कप और प्लेट ले जाते देखा। ये कप प्लेट पीटर उस्तिनोव के लिए जा रहे थे और इंदिरा गांधी को इनकी डिजाइन और रंग पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने वेटर को इनको बदलकर कोई और अच्छा टी सेट लाने को कहा और आगे की ओर बढ़ गयी। कुछ ही देर में वो सेंट्री बूथ तक आ पहुँची। वहाँ उन्हें अपना सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड बेअंत सिंह दिखाई दिया, जिसे देखते ही इंदिरा गांधी ने हर बार की तरह मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। लेकिन आज बेअंत ने बदले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि आज उसके इरादे नेक नहीं थे। इंदिरा गांधी जब तक उसके इरादों को भांप पाती, उससे पहले ही बेअंत सिंह ने अचानक से 0.38 कैलिबर की सरकारी रिवॉल्वर निकालकर तुरंत एक गोली इंदिरा गांधी पर चला दी। उसे ऐसा करते देख आसपास के लोग भौचक्के रह गए। जब तक कोई उसे रोकने की कोशिश करता, तब तक 2 और गोलियां वो इंदिरा गांधी पर दाग चुका था। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी गिर पड़ी और बेअंत से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? उन्हें गिरते हुए देख इस प्लान में शामिल दूसरा शख्स सतवंत इतनी दहशत में आ गया कि वह अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। उसे देखकर बेअंत ने उस पर चीखते हुए कहा, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। इसके बाद सतवंत ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन से जमीन पर गिरी हुई इंदिरा गांधी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक ही झटके में उसने 30 गोलियां उन पर दाग दी। तभी इंदिरा गांधी को बचाने के इरादे से रामेश्वर दयाल जैसे ही आगे बढ़े, सतवंत ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन का रुख रामेश्वर दयाल की तरफ कर दिया और उन पर भी फायरिंग कर दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद बेअंत सिंह ने अपने हथियार फेंकते हुए कहा, हमें जो करना था हमने वो कर दिया, अब तुम्हें जो करना है वो कर लो। गोलियों की आवाज सुनकर अब तक वहां तैनात सुरक्षा गार्ड और ITBP के जवान दौड़ते हुए आ चुके थे। उन्होंने फौरन सारा माजरा समझते हुए बेअंत और सतवंत को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में बेअंत सिंह वही मारा गया, जबकि सतवंत सिंह बुरी तरह घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ बेअंत और सतवंत की इतनी गोलियां खाने के बाद भी इंदिरा गांधी जिंदा थी।
उन्हें तुरंत किसी हॉस्पिटल ले जाने के लिए RK धवन और सुरक्षा कर्मी दिनेश भट्ट ने उनको उठाकर एक एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर लिटाया और आनन फानन में उन्हें 9:32 पर एम्स लेकर पहुंचा गया। जल्दीबाजी में किसी को ये ख्याल तक नहीं रहा कि पहले से ही एम्स में कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाए कि प्रधानमंत्री को घायल अवस्था में ट्रीटमेंट के लिए लाया जा रहा है। इसलिए हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाने में कुछ समय लग गया। इंदिरा गांधी की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर्स भी घबरा गए। वो पूरी तरह से अपने ही खून से भीगी हुई थी और उनकी बॉडी से खून लगातार अलग अलग जगहों से निकलता जा रहा था। जल्द से जल्द उनके ट्रीटमेंट में देश के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स लग गए। ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि ढेर सारी गोलियां लगने से उनके शरीर और बाकी ऑर्गन्स के साथ साथ उनके दिमाग को भी गंभीर नुकसान पहुंचा था। उनके मुंह के रास्ते सांस की नली में एक ट्यूब डाली गई ताकि लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच सके और उनके दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इस दौरान डॉक्टरों ने उन्हें 80 बोतल खून चढ़ाया। गोली लगने से उनके लिवर का दाहिना हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया था और लार्ज इंटेस्टाइन में कम से कम 12 छेद हो गए थे। उनके एक लंग्स में भी गोली लगी थी और रीढ़ की हड्डी भी गोलियों के असर से टूट गई थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल था। राजीव गांधी उस वक्त पश्चिम बंगाल के कांठी में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे, जबकि कई दिग्गज कांग्रेस नेता तब तक एम्स आ पहुंचे थे, जहां उन्हें इंदिरा गांधी की हालत का दुख था। तो वहीं उन्हें ये भी डर था कि अगर इंदिरा गांधी नहीं बच पाई तो देश में कम्युनल वायलेंस होने लगेंगे। उनका जो डर था वो कुछ ही देर में हकीकत बन गया। लगातार कई घंटों के ऑपरेशन के बाद दोपहर के 2:23 पर डॉक्टर्स ने इंदिरा गांधी को डेड डिक्लेयर कर दिया। इंदिरा गांधी की मौत से नेताओं का एक डर तो सच हो चुका था, लेकिन उनकी हत्या की खबर से कहीं देश में दंगे न शुरू हो जाए, इसलिए शाम तक इस खबर को मीडिया से छुपाया गया। राजीव गांधी को मैसेज पहुंचा दिया गया था और कुछ ही घंटों में वो वहां आ पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस के आला कमान के बीच इस बात की जद्दोजहद चल रही थी कि अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। सभी की राय थी कि राजीव गांधी को ही देश की सत्ता सौंपी जाए, लेकिन उनकी पत्नी सोनिया गांधी इस बात के खिलाफ में थी। सोनिया को डर था कि प्रधानमंत्री बनने से कहीं राजीव गांधी की भी हत्या न कर दी जाए, लेकिन बहुत बातचीत के बाद आखिरकार राजीव गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला किया गया। शपथ के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का इंतजार था, जो उस समय देश के बाहर येमेन के एडन में थे। वहीं इंदिरा गांधी को गोली लगने की खबर के बाद से ही एम्स के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई थी। लोग अब भी इस उम्मीद में थे कि इंदिरा गांधी को बचा लिया जाएगा। लोग प्रधानमंत्री की खैरियत की खबर सुनना चाहते थे और ज्यादा भीड़ होने की वजह से पुलिस के लिए उन्हें संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये सिचुएशन तब और ज्यादा बिगड़ गई जब लोगों को ये खबर मिलने लगी कि इंदिरा गांधी को बचाया नहीं जा सका है और उनकी हत्या उनके ही 2 सिख गार्ड्स ने की है। सुबह से लेकर शाम तक बहुत कुछ बदल चुका था। इंदिरा गांधी की मौत की खबर ने लोगों को बुरी तरह सन्न कर दिया था। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, सिख विरोधी नारे लगने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि विदेश दौरे से लौटकर सीधे एम्स पहुंच रहे प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह की कार पर भी लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी एक सिख थे। भारत में अब तक का ये पहला मामला था जब प्रेसिडेंट के काफिले पर देशवासियों ने ही पथराव किया था। अभी इंदिरा गांधी की मौत की खबर का दायरा एम्स के अलावा कुछ ही जगहों तक सीमित था, इसलिए इन इलाकों में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी थी। अस्पताल के पास से गुजरती हुई बसों से सिखों को खींच कर बाहर निकालकर उन्हें पीटा जाने लगा। दिल्ली में सालों से रह रहे सिख लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके बीच रहने वाले लोग ही उनके खून के प्यासे हो जाएंगे। कुछ ही समय में इस हिंसा ने दंगे का रूप ले लिया। 5:55 पर एक सिख लड़के को बुरी तरह पीटने के बाद उसकी मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। ये नफरत और हिंसा की आग तब और फैल गई जब शाम को 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो और रात को 8 बजे दूरदर्शन ने इंदिरा गांधी की मौत की खबर ब्रेक की। अब खबर का दायरा बढ़कर पूरे देश तक फैल चुका था। खबर का दायरा बढ़ने से दंगों का दायरा भी बढ़ गया। पूरे देश में हाहाकार मच गया। अपने ही देश में अपने ही बॉडीगार्ड्स द्वारा प्रधानमंत्री की हत्या होने से हर कोई आहत था। 31 अक्टूबर की रात को ही प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी थी, जिनके ऊपर अब देश में फैली हिंसा की आग को शांत करने की जिम्मेदारी थी। सबसे बुरा नजारा दिल्ली का था, जहां दंगे चरम पर पहुंच चुके थे।
अगले दिन तक दिल्ली से सिख दंगों की ये आग पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैल चुकी थी। जगह जगह दंगों की वजह से लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया। पूरे देश के बाजारों में सन्नाटा पसर चुका था। सड़कों पर चल रही गाड़ियां न जाने कहां गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे देश में कोई कर्फ्यू लगा दिया गया हो। पुलिस सतवंत सिंह के अलावा इंदिरा गांधी की हत्या की योजना में शामिल दूसरे लोगों की तलाश कर रही थी। 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कहर सिंह और बलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बलबीर को एक बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया था जब वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के समय पुलिस को बलबीर की जेब से एक पेपर मिला जिसमें अलग अलग तारीखें और फेल्ट लाइक किलिंग जैसे शब्द लिखे थे। इसके बाद मामला सेशंस कोर्ट में पहुंचा, जहां सतवंत, कहर और बलबीर तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस फैसले को इन तीनों के वकीलों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी तीनों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां इन तीनों को उस समय के दिग्गज वकील राम जेठमलानी, पीएन लेखी और आरएस सोढ़ी द्वारा डिफेंड किया जा रहा था। यहाँ मामला तब पलटने लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने बलबीर के इस मामले में शामिल होने को लेकर पुलिस के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ये थ्योरी काफी रिडिकुलस लगती है कि बलबीर 1 महीने तक अपने साथ हत्या की साजिश का पेपर लेकर घूम रहा था, और वो भी तब जब वो खुद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एक पुलिस वाला था। आगे चलकर प्रोसिक्यूशन की कमजोर दलीलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बलबीर सिंह को रिहा कर दिया, लेकिन कहर सिंह और सतवंत सिंह की सजा बरकरार रही। इन दोनों की फांसी की सजा भी कई बार टली। दिसंबर 1988 में इनके खिलाफ जारी ब्लैक वारंट को भी टाल दिया गया। ये आजादी के बाद भारत की जुडिशरी हिस्ट्री में पहला मौका था जब ब्लैक वारंट को टाला गया, लेकिन उनका जुर्म काफी बड़ा था, इसलिए उनके वकील भी उन्हें ज्यादा दिन तक फांसी के फंदे से बचा नहीं सके और आखिरकार 6 जनवरी 1989 की सुबह 6 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल में सतवंत सिंह और कहर सिंह को फांसी दे दी गई। इस तरह इंदिरा गांधी की हत्या के दोषियों को तो अंजाम तक पहुंचा दिया गया था, लेकिन इस दौरान पूरे देश में फैले सिख विरोधी दंगों की वजह से हजारों की तादाद में बेगुनाह सिखों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। आगे चलकर जब इन दंगों पर राजीव गांधी से सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तब धरती तो थोड़ी हिलती ही है।